गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 2 2022 जो कि हमारा 3 मार्च से 7 मार्च के बीच में हुआ था। सभी शिफ्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, कैसा एग्जाम आया था, कितने कैंडिडेट्स के उन्होंने कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितने सही होने की चांसेस है और लास्ट वाला एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसके अलावा देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत सारे लोग बताते हैं, आपको सर्वेस करवाते हैं कि ऐसे हमने सर्वे कराया, इतने कैंडिडेट्स ने हमें डाटा दिया, उनके अटेम्प्ट्स के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं ये कट ऑफ जानी चाहिए। देखिए इसके लिए अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे 1 मार्च को एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बता दिया था कि इस बार क्या कट ऑफ जाने वाली। अब मैं एग्जाम होने से पहले कैसे बता देता हूँ, ये बड़ी बात है। ये इसलिए क्योंकि मैं पिछले 10 साल से लगातार एसएससी का एग्जाम दे रहा हूँ, सीजीएल की बात कर रहे हैं हम, और 10 के 10 मैंने लगातार एग्जाम दिए हैं। ये 2012 से मैंने स्टार्ट किया था और 2022 आ गया है, लगातार हर साल मैंने एग्जाम दिया है। तो मुझे ये आइडिया रहता है कि एसएससी कहाँ जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल क्या है, कैसे एसएससी का लेवल है, ये सारी चीजें क्योंकि मैं टच में रहता हूं तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब दूसरी बात, ये एनालिसिस मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये एग्जाम भी मैंने खुद ने दिया है, मैं खुद एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, उसके बाद मैं आपको ये एनालिसिस दे रहा हूँ कि कैसा पेपर आया था, स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स आई। मैं सबको ऑब्जर्व करता हूँ, मेरा काम सिर्फ ऑब्जर्वेशन का है। मैं एग्जाम भी देता हूँ, उसके साथ साथ आसपास के स्टूडेंट्स को, मेरे सेंटर के स्टूडेंट्स को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। फिर उनसे बातें करता हूँ कि कैसा पेपर हुआ, क्या डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की इस पेपर में। तो चलिए सारी बातें स्टार्ट करते हैं हम, आ जाइए। देखिए सबसे पहले हमारा 3 मार्च को स्टार्ट हुआ था एग्जाम और लास्ट हमारी शिफ्ट थी 7 मार्च। सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है इस बार कि एग्जाम का जो लेवल था, हर शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम, लेवल मोर और लेस बिल्कुल सेम कहेंगे हम। इतना सेम, इससे ज्यादा सेम हो भी नहीं सकता, आप ये मान के चलिए। 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं पर मैक्सिमम टीसीएस ने ये काम किया है कि बिल्कुल सेम लेवल रखा है कि हर शिफ्ट का लेवल एकदम सेम है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट आता था इस बार सबसे मिनिमम रहने वाला है, ये मान के चलिए आप। जो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आता था वो मिनिमम रहेगा इस बार। क्लियर? पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं कि अब अटेम्प्ट्स क्या रहे हैं लोगों के और कैसा पेपर आया, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं मैथ्स की बात कर लेता हूं। देखिए मैथ्स के अंदर ये मान के चलिए कि इससे पहले जब हम मेंस देने जाते थे तो हमारे लिए 100 क्वेश्चंस आते थे। मेंस के अंदर कितने क्वेश्चन आते थे? 100 क्वेश्चन आते थे। वो इस बार नया पैटर्न है, पैटर्न चेंज हो गया, 100 से कम करके हमें ले आए हैं ये 30 क्वेश्चंस पे। अब 30 क्वेश्चन के अंदर पूरी मैथमेटिक्स पूछना, जिसमें अरिथमेटिक भी है, देन एडवांस मैथ्स भी है, फिर इस बार इन्होंने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स भी डाल दिया है। तो 30 क्वेश्चन के अंदर पूरी मैथ्स को संभाल लेना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। हुआ भी यही है कि हर एक चैप्टर से आप जब एक ही क्वेश्चन ले पा रहे हो तो वो इजी लोगे या टफ लोगे, क्योंकि एवरेज क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं, तो मैक्सिमम इजी क्वेश्चन ही आए। तो 30 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मोर और लेस हर स्टूडेंट ने 25 प्लस अटेम्प्ट किए हैं मैथ्स के अंदर। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हर स्टूडेंट ने 25 प्लस अटेम्प्ट किए हैं यहाँ पे। तो 25 क्वेश्चन कितने सिंपल थे देखिए, मैं आपको थोड़े से ग्लिम्स दिखाता हूं कि एक क्वेश्चन मुझे दिखा कि 2 डिस्काउंट दिए, एक 10% का, एक और 10% का। बताइए रिजल्टेंट डिस्काउंट क्या हो गया? क्या ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस के लायक है? बहुत सारे कहते हैं नहीं सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते, पर भैया अब ऐसे ही आने लग गए। अब उनको क्वेश्चंस बनाने हैं 30, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन उठाएंगे, ज्यादा हार्ड ले आएंगे तो 30 के 30 हार्ड हो जाएंगे फिर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। 10 और 10 का रिजल्टेंट हम a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से करते थे। ये लीजिए -10 और माइनस माइनस प्लस, ये आंसर आ गया आपका -19%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन मुझे और देखा कि कोई चीज है, मान लो 500 रुपए उसकी सीपी है, 30% का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो बताइए उसकी एसपी क्या हो गई? अब बताइए, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, हमारे लिए इतना सिंपल क्वेश्चन आया है। अब कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन भी थे, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मुझे पिरामिड का दिखा, ये मैं अपनी क्लास में हमेशा बताता हूँ, पिरामिड का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ आपको कि उसका जो बेस था वो इक्विलेटरल ट्राइंगल था जिसकी साइड 8 8 8 थी। और नॉर्मली हमें पिरामिड में क्या देता है? हाइट देता है। हाइट देता है तो हम इसका वॉल्यूम बड़े आराम से निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये हमारा
नॉर्मली वॉल्यूम का रहता है। अब इन्होंने इस बार क्या किया, इस बार आपको हाइट ना देके, इसमें तीन चीजें होती है पिरामिड के अंदर, एक ये एज होती है, एक ये स्लैंट हाइट होती है और एक ये हाइट होती है। तो ये मैं हमेशा बताता हूं कि ये दो डायग्राम आपको हमेशा याद रखने हैं, जब भी पिरामिड का क्वेश्चन आए ये दो डायग्राम आपको याद रखने हैं। देखिए ये हमारी स्लैंट हाइट है जिसको हम एल ले रहे हैं, और ये हमारी एज है, ठीक है। ये हमेशा हमारी हाइट रहेगी, यहां पे हमारा स्मॉल आर आता है और यहां पे हमारा कैपिटल आर आता है। अब ये स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या चीज है, तो ये भी बता देता हूं। स्मॉल आर रेडियस ऑफ इन सेंटर, इन सर्कल सॉरी, और कैपिटल आर होता है हमारा रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। अब आपने अगर ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता है ये r की वैल्यू होती है a/2√3 और इस r की वैल्यू होती है a/√3। हमें ये चीज दी थी और ये चीज हमें पता है, इन दोनों से हमें हाइट निकालनी थी और इस फॉर्मूले में पुट करनी थी। बस ये दो डायग्राम अगर आपको पता हो तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं था, पर काफी लोगों को इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन निकाल के लाया हूं। चलिए, तो ये तो हमारी बात होगी मैथ्स की कि एवरेज अटेम्प्ट हम बात करें तो 25 प्लस लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। और रीजनिंग की बात कर लेते हैं पहले। रीजनिंग के अंदर देखिए इस बार रीजनिंग में अटेम्प्ट अलग होंगे, मार्क्स अलग आएंगे, क्योंकि पहले जो रीजनिंग आती थी जितने आपने किए लगभग सही होते थे, एक्यूरेसी अच्छी आती थी। इस बार रीजनिंग में क्या किया, कुछ अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस दे दिए हैं जिसका आपको आंसर नहीं पता। आपको हमेशा लगेगा कि मैं कर रहा हूं तो सही कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या होगा वो बाद में पता चलता है। तो इसलिए दो तीन क्वेश्चन ऐसे आ गए थे, दो तीन सिटिंग अरेंजमेंट के ले लिए थे उन्होंने, सर्कुलर भी ले लिया है, देन स्ट्रेट लाइन वाला भी ले लिया है, कौन किसके आगे बैठा है, कौन किसके पीछे बैठा है। फिर इस टाइप के क्वेश्चन थे कि ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, ये आंसर निकालने के लिए आपको सिर्फ पहला स्टेटमेंट चाहिए या सिर्फ दूसरा चाहिए, या दोनों से निकल जाएगा या दोनों से भी नहीं निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग इस बार थोड़ी सी टफ आई है, हालांकि अटेम्प्ट तो लोगों ने अभी भी वही 24 प्लस किए हैं, पर मार्क्स की बात करें या सही होने की बात करें तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन उनके कम हो जाएं, बढ़ने की चांसेस तो वैसे भी नहीं है। तो फिर भी हम मानते हैं 24 के आसपास लेके चलते हैं। देन बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश लोगों को इस बार बहुत इजी लगी है, बहुत ही ज्यादा इजी लगी है। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस जो थे ना वो टफ नहीं कहूंगा मैं, थोड़े से एनालिटिकल टाइप के थे। जैसे पैसेज वाले क्वेश्चंस की बात करें, आपको एक पैसेज दे दिया जो आपको देखने में लग रहा है कि ये पैसेज आइंस्टीन के ऊपर लिखा हुआ, आइंस्टीन के बारे में कुछ बता रखा है कि उस रात को वो सोए नहीं थे क्योंकि अमेरिका ने वहां बम गिरा दिए थे हिरोशिमा नागासाकी में, 4 दिन से उसने खाना नहीं खाया, ये सब बम ने इतना नुकसान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी बातें लिखी हुई है। अब ये पैसेज देखने में नॉर्मल आदमी को लगेगा कि आइंस्टीन के ऊपर है, तो उसने यहाँ पे दो क्वेश्चन ले लिए। पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए। अब वो टाइटल आपको एटम बम भी लग सकता है, वो आइंस्टीन भी लग सकता है, वो बैड साइड ऑफ साइंस भी लग सकता है। तो ये तीनों ही आपको, हर बच्चे को लगेगा तीनों सही है, लेकिन कौन सा सही होगा वो आंसर की में पता चलेगा आपको। फिर इसी पैसेज के अंदर ये पूछ लिया था कि ये जो पैसेज है इसकी थीम क्या है या कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस बेस्ड पे है। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं पैसेज के अंदर। एक तो सीधा सीधा पूछ लिया कि जैसे एक क्वेश्चन आया था कि इसरो ने कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च किए, उसने पूछ लिया किस सैटेलाइट का वजन कितना था। अब वो पैसेज के अंदर क्लियर कट लिखा है इस सैटेलाइट का इतना वजन है, इस सैटेलाइट का इतना, इस सैटेलाइट का इतना है, तो वो तो कोई भी पैसेज पढ़ के आंसर लगा देगा। लेकिन फिर उन्होंने पूछ लिया कि ये जो पैसेज है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, थीम क्या है इस पैसेज की। वो थीम जहां आ जाती है वहां बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं कि यार इसमें तो हमें इसरो भी सही लग रहा है, सैटेलाइट भी सही लग रहा है, फिर कॉस्ट कटिंग इन सैटेलाइट वो भी हमें सही लग रहा है, कौन सा आंसर लगाएं। तो सारे सही लगते हैं उसके अंदर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में थे 4-5 एक जो आपको थोड़े टफ लग सकते हैं। बाकी मोर और लेस 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। तो यहां भी हम अटेम्प्ट की बात करें तो लोगों ने 35 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं या इससे ज्यादा ही किए। इंग्लिश में क्या आंसर के आने पे पता चलता है क्या सही क्या गलत, बाकी सब सही लगता है आपको। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा फैक्टर। देखिए जीके जो हमारा है ना, इस बार मैंने कहा था डिसाइडिंग फैक्टर यही होगा। जीके ही आपको बताएगा कि आपको पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिलने वाली है या इंस्पेक्टर की नौकरी मिलने वाली है। यहां आप जो करोगे वही आपका फ्यूचर। नौकरी मिल जाएगी सबको, नो डाउट, इसमें दिक्कत नहीं है, पर कौन सी मिलेगी इसके लिए फैक्टर ये, क्योंकि ये मोर और लेस सब बच्चों के एक जैसे होते हैं। यहां सारा जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो जीके के अंदर होगा। तो मैंने ये कहा था कि भाई लगभग 12 क्वेश्चन आप सही कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। लोगों ने अटेम्प्ट भी मारे हैं, तो 12 प्लस अटेम्प्ट यहां मैं मान के चल रहा हूं। लगभग लोगों ने 15, 14, 13, 16, किसी ने 17, कुछ लोग थे ऐसे जो 25 के 25 मार के आ गए, बोला जो होगा देखा जाएगा, हम तो सारे कर देते हैं। तो ऐसे देखो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, सारे अटेम्प्ट मारना आपके फायदे की बात नहीं। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब तो आर पार वाला खेल है कि
कम अटेम्प्ट से वैसे काम नहीं बनना, तब आप सारे मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी क्या होगा। पर एटलीस्ट जब आप फर्स्ट टाइम जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अटेम्प्ट्स थोड़े से ध्यान रखिए। आपके ऑलरेडी जॉब लग चुकी है, आप बेटरमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, देन आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेशर ऐसे रिस्क लेगा तो काम नहीं चलने वाला, पहले बता देता हूं मैं। चलिए, तो ये बातें थी। अब मैंने एक मार्च को वीडियो डाला था, मैंने कहा था सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। तो देखिए, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैंने बता दिया था कि ऐसा ऐसा आपको करना है। लगभग देखिए आप लोग भी वहीं उसके आसपास पहुंच रहे हैं। मैंने ये बताया था कि इसके अंदर आपको 24 क्वेश्चन करने हैं, सही सही, यहाँ भी 24 करने हैं, यहाँ 30 करने हैं और यहाँ 12 करने हैं। ये टोटल क्वेश्चन हमारे हो गए थे 90 क्वेश्चन मैंने सही सही करने के लिए कहा था, जिससे आपके मार्क्स कन्वर्ट होके इंटू 3 कर लें तो 270 अगर आप ले आते हो तो इट मीन्स आप सेफ हो। ये रॉ स्कोर की बात की थी मैंने, ठीक है। मैंने कहा था भाई आप इतने मार्क्स ले आइए, आप मोर और लेस सेफ हैं। और देख लीजिए एग्जाम होने के बाद भी लोगों के मार्क्स यहीं पहुंच रहे हैं। तो मेरा आइडिया जो है एकदम परफेक्ट बैठता है, मुझे पता है किस सीजीएल में कितने मार्क्स ला सकता है बंदा और कितने लाने चाहिए। तो अभी भी मैं कहता हूं आंसर की आने वाली है 4-5 दिन में, आप देखिए अपने कैलकुलेट कीजिए मार्क्स, अगर इससे प्लस आप रह रहे हैं इट मीन्स आप सेफ हैं। ये मैं लोवेस्ट स्कोर बताया था, मैंने कहा यहाँ आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, ये नहीं कहा था कि यहाँ आप इंस्पेक्टर लग जाओगे इनकम टैक्स में। ये लोवेस्ट कट ऑफ की बात की थी मैंने, इससे ऊपर कितनी भी जा सकती है कट ऑफ, लेकिन लोवेस्ट यहाँ आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी, चाहे पोस्ट ऑफिस की मिले, कोई भी मिले, किसी भी ग्रेड पे की मिले, एक सीट यहाँ मिलती है, ठीक है। तो ये एग्जाम था। अब देखिए बात करते हैं कि एग्जाम में दिखते क्या आ रही है स्टूडेंट्स को। मैं हमेशा यही चीज देखना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, सब बढ़िया पढ़ के जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है, सबका नहीं होता है। इसके पीछे क्या रीजन है, उन पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो चीज थी कॉन्फिडेंस। अब स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस में पता नहीं लेके क्या दिक्कत है कि उनके कॉन्फिडेंस एकदम यहां रहता है, उनके हाथ पैर ऐसे कांप रहे होते हैं। मैं देखा था मेरे पास में स्टूडेंट्स बैठे थे, जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है उनके हाथ एक बार तो ऐसे कांपने लग जाते हैं, वो कहते हैं सर समझ नहीं आ रहा क्या करे, बहुत डर लगता है एग्जाम में बैठते थे। तो भैया ये चीज बाजार में तो मिलने से रही, ऐसा नहीं है कि दुकान पे गए और बढ़िया को बोला भैया 10-100 रुपए का कॉन्फिडेंस दे रहे हो, खा लिया, ऐसे नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा? कॉन्फिडेंस आता है आपका मॉक लगाने से। जिन लोगों ने मॉक्स लगाए थे, मैंने कहा था मेंस के लिए आपके ज्यादा मॉक्स की मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन 20 मॉक्स एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट है कि अगर कोई स्टूडेंट 20 मॉक्स लगा के जाता है ना तो एग्जाम में उसका कॉन्फिडेंस नहीं गिरेगा। क्वेश्चन चाहे इजी आए चाहे टफ आए, जो एक अंदर से डर होता है ना, क्वेश्चन बड़ा इजी है लेकिन बंदा अंदर से घबरा रहा है कि 1 घंटे में मुझे सब कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। वो इजी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रहा है, 3 बार पढ़ रहा है, 4 बार पढ़ रहा है कि ये समझ नहीं आ रहा, ऑप्शन समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं, मॉक लगा के जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छे लेवल पे रहेगा, आप एकदम ईजी फील करोगे, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप मॉक दे रहे हो आराम से। कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्या लोगों के 10 क्वेश्चन का फर्क आ जाता है सिर्फ इससे। या अच्छे कॉन्फिडेंस से जा रहे हो तो 10 क्वेश्चन ज्यादा करके आ जाओगे, कॉन्फिडेंस एकदम लो है तो आते हुए क्वेश्चन भी आपके छूट जाते हैं, आपका टाइम ज्यादा लगता है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं जा रहा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैंने इस बार देखा है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने लोग मेंस में बैठे थे, अदरवाइज मेंस में बहुत कम लोग बैठते हैं। और अटेंडेंस की बात करूं तो पहले की बात करें तो लगभग ऐसे मान के चलिए कि मेंस के लिए जितने भी सिलेक्ट होते थे 60% लोग एग्जाम देने आते थे, पहला पेपर जो मैथ्स की बात कर रहा हूं। और मैथ्स का देने के बाद उनको अपने डोल पता चल जाते थे कि क्या होने वाला है। इंग्लिश के पेपर में ये 40% ही रह जाते थे, सबको पता होता था कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन इस बार मैंने देखा कि अटेंडेंस आप 60 क्या इस बार चली गई है 90%। लोगों ने अपने पेपर दिए हैं, चाहे वो 6 को हो, चाहे वो 7 को हो, चाहे वो 3 को हो, सब 90% लोगों की अटेंडेंस, 90 प्लस ही कहूंगा मैं। मुझे कोई सीट खाली दिख ही नहीं रही थी, बच्चा कोई एब्सेंट ही नहीं हुआ, सबको नौकरी चाहिए भैया। तो बहुत अच्छी बात है, इतने लोग जब पेपर देने आएंगे तो बहुत अच्छा कंपटीशन भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। चलिए, तो पहली बात हमने बता दी कि कॉन्फिडेंस लोगों का बहुत लो था। बहुत लोग ऐसे कि चल देने आ गए हैं, वो भी देने जा रहा था, मैं भी देने चला गया, मैंने इतनी प्रैक्टिस करी नहीं है लेकिन मैं देने आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए इस पेपर में तो जैसा आपने किया कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीजीएल 23 आपके सामने है बिल्कुल, और 23 वाले में कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई नाटक नहीं चलेगा। सीजीएल जो इसमें हो गया वेल एंड गुड, उसको बहुत शुभकामनाएं, लेकिन जिसका नहीं हो पाता उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो कमियां यहाँ रह गई वो हम सीजीएल 23 में पूरी कर लेंगे। यहाँ भैया हमें नौकरी चाहिए, ये जो 2023 हमारा साल है ये नौकरी लाके देगा, सबको नौकरियां मिलेगी,
खुलेआम बन रही है, देखो बस लेने वाले चाहिए। तो पहली चीज हमने देखी कॉन्फिडेंस काफी कम था। सेकंड चीज आ जाते हैं प्रैक्टिस की काफी कमी रही लोगों के अंदर, कि लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रखी, बस कि किसी का इंग्लिश ठीक है तो वो इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ रहा है, और लोगों ने जीके पे बहुत टाइम वेस्ट किया। मैं वेस्ट ही बोलूंगा इस चीज को, इसको बोलते हैं वेस्ट। ये काम आप पूछ आसपास के लोगों से या खुद भी देखना आपने कि इस सीजीएल के लिए आपने जीके को कितना टाइम दिया और उस टाइम का रिजल्ट क्या निकला। कि क्वेश्चंस देखो एसएससी ऐसे क्वेश्चन बनाने लगी है। जीके की बात कर लूं मैं आपको, देखिए जीके के अंदर एक तो होता है फैक्चुअल, जिसमें फैक्ट्स पूछे जाते हैं, फैक्चुअल जीके। सेकंड चीज आती है करंट अफेयर्स। थर्ड चीज हमारी आती है साइंस। तो लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो साइंस को तो टाइम देते ही नहीं। उनको लगता है हम साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, साइंस हमें समझ नहीं आती, साइंस के क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। भैया ऐसी साइंस नहीं पूछता है, बहुत नॉर्मल साइंस के क्वेश्चन पूछता है। मैं 2 क्वेश्चन के एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, देखो मैंने भी रिसेंट में कोई साइंस नहीं पढ़ी है। लास्ट साइंस मैंने 2013-14 में पढ़ी थी, उसके बाद मैंने साइंस नहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता साइंस में। लेकिन क्वेश्चन जब मैं देखता हूं तो वो इतने बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपने पहले कभी पढ़ी हुई है, रिसेंट में पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन था पीरियडिक टेबल, मेरे ख्याल से हर बच्चे ने अपनी जन्म में कभी ना कभी तो देखी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने पीरियडिक टेबल देखी नहीं। चाहे 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 12th में, या कहीं दीवार पे या कहीं लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं पीरियडिक टेबल देखी होगी। ये पीरियडिक टेबल ऐसी सी बनती है, यहाँ कुछ ग्रुप्स होते हैं, यहाँ ग्रुप्स हैं, इस तरीके की पीरियडिक टेबल आपने देखी होगी। सबसे पहला एलिमेंट हमें पता है यहाँ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, इसको ग्रुप 1 कहते हैं, और ये ऐसे चलते चलते लास्ट ग्रुप होता है हमारा 17। अब क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोजन को हम इस फर्स्ट ग्रुप के अलावा और कौन से ग्रुप पे रख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन इतना बेसिक क्वेश्चन है कि पीरियडिक टेबल की पहली क्लास में ये चीज बताई जाती है कि भैया हाइड्रोजन ऐसी चीज है जो इसके साथ तो सिमिलरिटी रखता ही रखता है, 17वें नंबर के साथ भी सिमिलरिटी रखता है। अब ये क्वेश्चन पूछा है, बताओ क्या ये क्वेश्चन इतना टफ क्वेश्चन था? किसी ने भी पीरियडिक टेबल कभी भी पढ़ी होगी ना तो ये चीज भूल ही नहीं सकता वो कि हाइड्रोजन इसके अलावा 17 नंबर के साथ ही मैच करता है, तो 1 की जगह 17 में लगा दो। ये साइंस का क्वेश्चन था। ये अब जिसने पीरियडिक टेबल नाम ही नहीं सुना कभी, उससे तो होना भी नहीं है, सीधी बात है। और इसमें कोई तुक्का मारना चाहेगा तो वैसे ही, क्योंकि 1 भी ऑप्शन होगा, 2 भी ऑप्शन होगा, 3 भी होगा, 17 भी होगा, वो कहीं ना कहीं अच्छा खा जाएगा, कहां लगाएं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि साइंस वाले पार्ट पे थोड़ा सा आपका फोकस बढ़ना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये लोग आप बहुत पढ़ते हो, ज्योग्राफी बहुत पढ़ लिया, साइंस को हमेशा छोड़ देते हो। और करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स क्या है कि या तो आप 1 महीने का इतना पढ़ लेते हो डाटा कि दूसरे महीने के पढ़ने की आपकी इच्छा नहीं होती। करंट अफेयर्स देखिए, बात करें हम तो लगभग आप मानिए अभी जैसे मार्च में एग्जाम था तो जनवरी, फरवरी इस महीने के, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त और जुलाई और ले लीजिए, तो ये 5-7-10 महीने मान लीजिए, इससे ज्यादा की बात नहीं करता। 10 महीने के अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो उनको डिवाइड कीजिए। देखिए करंट अफेयर्स से 5-6 क्वेश्चन आते हैं। अगर 10 महीने के अपने को पढ़ने और 5-6 क्वेश्चन हमारे तैयार हो रहे हैं, आप सोचिए जितना टाइम आप हिस्ट्री को दे रहे हो, हिस्ट्री से क्वेश्चन 5 के अंदर अंदर आने, जितना टाइम आप हिस्ट्री को दे रहे हो ना, इंडिया और स्टेट मिला के दोनों की बात कर रहा हूं मैं। स्टेट के हालांकि इतने क्वेश्चंस नहीं आते, पर मोटा मोटी हर स्टेट के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें देखना पड़ता है। मेनली इंडिया या इंटरनेशनल की बात कर लो, ये जो हिस्ट्री की हम बात करते हैं, जितना टाइम आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के दे रहे हो ना, उतना टाइम आपको करंट अफेयर्स को देना है 10 महीने में। 10 महीने के जो हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, अब मान लीजिए आपको 20 दिन लगते हैं जीके पढ़ने में, तो यहां इसको 10 को 20 से डिवाइड कीजिए, यानी हर 2 दिन में 1 महीना आपका कवर होना चाहिए। 2 दिन देंगे 1 महीना कवर, फिर अगले 2 दिन 1 महीना कवर, फिर इनको रिपीट भी करना। आप क्या करते हो, 10 दिन दे देते हो 1 महीने को, कि दिसंबर पढ़ रहे हो, उसके बारे में इतनी मोटी बुक लेके आ गए करंट अफेयर्स की, सिर्फ दिसंबर का ही करंट अफेयर घुसा हुआ है और पूरा 1 महीना लगा दिया उसको पढ़ने में। क्वेश्चन वहां से आना है 1, या हो सकता है दिसंबर महीने से आए नहीं, फिर क्या करोगे आप? तो इतना डीप में नहीं जाना है, कैसे पढ़ना है करंट अफेयर। उसके लिए यह है कि आपको करंट में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल इश्यूज हो गए या कोई नेशनल इश्यूज हो गए, इस तरीके के इश्यूज पे थोड़ा सा आइडिया लिखिए। कोई गेम्स हो रहे हैं, किस टाइप के गेम्स हुए हैं, कोई नया समिट हो रहा है, जैसे अभी G20 चल रहा है, तो इस टाइप की चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन कहां सबमिट हो रहा है, कौन उसको अध्यक्ष कौन है, कौन कहां जा रहा है, किसने क्या स्टेटमेंट दिया, यूक्रेन वार चल रहा है उसमें क्या चीज है, ऐसी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आजकल सीधे नहीं पूछ रहा है, घुमा फिरा के पूछने लग गया। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग टर्म हमें पता है क्या है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आया देखिए, कि ग्लोबल वार्मिंग
इसके बारे में हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उससे पहले ही हमें आइडिया लगने लग गया था कि ऐसा कुछ हो रहा है, टेम्परेचर में राइज हो रहा है। फिर उसकी पहली समिट 19 कौन से साल में हुई थी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उस साल में हुई थी। देन उसका पहला सम्मेलन यहाँ हुआ था या नहीं हुआ था, इंडिया में इतने नंबर का हो रहा है कि नहीं। अब ये 3-4 क्वेश्चन एक साथ कर दिए। अब नीचे स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि सिर्फ पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है या तीसरा सही है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछने लग गया है। तो इसके लिए कि आपको हार्ड नॉलेज होगा तभी काम चलेगा, सिर्फ रट्टाफिकेशन से आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे सही, क्योंकि आपको एक चीज याद होगी, वहां 4 पूछ रहा है वो उसके बारे में, और चारों सही होगी तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अब जीके में एक क्वेश्चन आ गया, देखिए हिंदी में जो हम महीने बोलते हैं, इंग्लिश वाले तो सबको पता है जैन फेब मार्च अप्रैल, हिंदी में जो चैत बैसाख जेठ आषाढ़, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि चैत कब आता है, वो जनवरी को ही चैत समझता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या घर में सीखते हो ये सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन आपको घर में पता चल जाते हैं जीके वाले। और एसएससी ऐसे क्वेश्चन पे ट्रायल मारता रहता है, एक्सपेरिमेंट करता है लोगों के साथ कि किसको क्या पता है क्या नहीं पता। अब देखिए लोगों को ये नहीं पता कि कौन से महीने में सर्दी आती है, कौन से महीने में गर्मी आती है, कौन सा महीना बारिश का है। जिसको ये नहीं पता तो सोचिए उसका कॉमन सेंस बिल्कुल जीरो है कि नहीं है, बताइए है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए, कॉमन सेंस भी थोड़ा सा रखिए अपने पास, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए, कॉमन सेंस नाम की भी चीज होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो चलिए यहाँ तो जीके की हमने बात कर ली कि करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा फोकस कीजिए और साइंस पे अपना फोकस बढ़ाइए। ये तो आप करते ही करते हैं, इन दोनों पे भी थोड़ा फोकस लगाइए इसके लिए। अगले ये तो गया साल जो था, इस साल के लिए, ठीक है। चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं। एक चीज और जो मुझे दिखी वो था भैया कंप्यूटर का एग्जाम। ये ऐसा माहौल बना रखा है कंप्यूटर को लेके कि लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई रॉकेट साइंस पूछ रहे हैं, वहां पे कुछ नहीं आता हमें कंप्यूटर में। ये रॉकेट साइंस नहीं है भैया, ये रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल कंप्यूटर का पेपर था, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको देखिए, बहुत बेसिक बता रहा हूं। एक नॉर्मल सी बुक ले आइए, कोई भी बुक ले आइए, आप कहोगे तो मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा इसके अंदर। 4-5 टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते कंप्यूटर के, लोगों को बहुत टफ लगे, पर हो सकता है कि मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से रहा हूं, मैंने 11th-12th में कंप्यूटर पढ़ा है तो मुझे इतना टफ नहीं लगा। लेकिन मैं बहुत स्टूडेंट्स को मैंने कंप्यूटर पढ़ाया भी है अलग से, इसी पेपर के लिए मैंने पढ़ाया था। और मुझे ऐसा लगता है जो मैंने क्लास में पढ़ाया था लगभग 80-90% क्वेश्चंस क्लास में जो हमने डिस्कस किए थे वो क्वेश्चंस आ रहे हैं सीधे सीधे। 80-90% क्वेश्चंस क्लास में जो डिस्कशन हुए जिन चीजों पे। तो लोग क्या करते हैं कंप्यूटर, देखिए क्लास लेना और नोट्स पढ़ना दोनों में क्या फर्क है मैं आपको यहां समझाता हूं। देखिए ये है कि आपने नोट्स पढ़े, ठीक है, रीडिंग की और लर्न कर लिया, याद कर लिया। ये है कि आपने क्लास ली। नोट्स से क्या होता है कि आप एक अलग दुनिया में जी रहे होते हो, आपकी हर बंदे की दुनिया एक अलग होती है। वो नोट्स पढ़ता है, उसको अपने हिसाब से याद करता है, अपने हिसाब से पढ़ता है। कोई एक दिन में सारे पढ़ जाता है, कोई एक दिन में 1 पन्ना पढ़ता है, कोई एक दिन में 10 पन्ना पढ़ता है। उसकी दुनिया अलग ही चल रही होती है, बाकी की क्या चल रही है उसको नहीं पता होता, उसको अपनी दुनिया के बारे में पता होता है। पढ़ रहा है, याद कर लिया, ठीक है। अब नोट्स पढ़ते टाइम उसको ये भी नहीं पता होता कि इस नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज है और कचरा क्या चीज है, उसको ये भी नहीं पता होता। उसके लिए सब इंपॉर्टेंट है या सब कचरा है वो पढ़ता भी। लेकिन क्लास में जब आप उन्हीं नोट्स को आप क्लास के अंदर बैठ के जब पढ़ते हो, जब क्लास चल रही है वही नोट्स मैं पढ़ाऊंगा लेकिन क्लास में पढ़ाऊंगा, तब क्या होता है हमारे डिस्कशंस होते हैं। डिस्कशन में क्या होता है कि सबको पता चलता है कि हाँ इस पहले पेज पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आप उसको अंडरलाइन करोगे, स्टार लगाओगे, या जब उस पे कोई हम बात करेंगे तो वो आपके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं छिप जाता है, फिक्स हो जाता है आपको कि हाँ अच्छा सर ने ये बताया था, ठीक है ये याद हो गया। वो चीजें दिमाग में याद होती रहती है, आपको पता भी नहीं चलता। जब आप पेपर दोगे, जब वो क्वेश्चंस वापस निकल के आएगा तब आपको याद आएगा अरे इस पे तो सर ने ये बात बोली थी, हाँ इसका तो आंसर यही होगा। फॉर एग्जाम्पल वायरस वाली क्लास थी, उससे एक सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। ये जो वायरस वाले के ऊपर हम बात कर लेते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं 3 टॉपिक हमने पढ़े थे, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड। 2-3 क्वेश्चन इससे फिक्स है, आने ही आने, वो आते ही हैं। देन हम बेसिक की बात कर लेते हैं, इनपुट आउटपुट हो गया, एएलयू सीपीयू हो गया। देन फिर इसके अंदर हमारे इनपुट आउटपुट हो गए। ये सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन फिक्स है, आना ही है, आना वो आता ही है। देन यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटरनेट की, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इंटरनेट पे क्वेश्चन आ जाता है कि किससे HTTP क्या है, TCP क्या है, IP क्या है, ये 4-5 एक टर्म हमने देखी। फिर LAN क्या होता है, WAN क्या होता है, MAN क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ये सारे चीजें, इनसे क्वेश्चन निकल के आ जाता है। फिर हमने यहाँ पे बात की थी ये जीमेल वगैरह क्या होती हैं। अब क्वेश्चन देखिए, जीमेल का इतना सिंपल क्वेश्चन आया है कि आपको किसी ने रिप्लाई दिया है, आपको किसी ने मेल किया, आपको उसी बंदे को रिप्लाई कर मतलब जवाब देना है, तो आप क्या यूज करेंगे, रिप्लाई यूज करेंगे, फॉरवर्ड यूज करेंगे, रिप्लाई फॉरवर्ड दोनों यूज करेंगे, या कुछ भी यूज नहीं करेंगे। अब ये नॉर्मल से बंदे को
पता है कि यार अगर मैंने आपको कोई मैसेज किया तो आप मुझे रिप्लाई तो दोगे ना उसका। इतना सिंपल क्वेश्चन यहाँ से उठा के दिया है। तो ये कंप्यूटर क्या है, हवा बनाया है सिर्फ लोगों ने, इतना टफ नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ 15 डेज, बहुत लंबा चौड़ा नहीं कह रहा मैं, 15 डेज 1 आवर कितने होगी, 15 घंटे का कोर्स है सिर्फ ये। आप चाहोगे तो मैं अपलोड भी कर दूंगा इसके ऊपर। 15 घंटे के अंदर हम पूरा कंप्यूटर देखेंगे और 20 में से मैं गारंटी लेता हूं 15 क्वेश्चन की। अब आप चलिए 12 ले लीजिए, 15 तो मैं गारंटी लेता हूं कि आएंगे उसमें से, पर 12 तो आप सही करके आओगे ही आओगे उसमें। 12 क्वेश्चन की गारंटी सिर्फ 15 दिन के अंदर। आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करना, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, बस लोगों ने थोड़ा सा हवा बना दिया। आप भी घबराते हो, कंप्यूटर कभी पढ़ा नहीं है, कैसे पढ़ेंगे, इस चक्कर में कुछ लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं, बोला यार कंप्यूटर पता नहीं, इतनी मोटी मोटी किताबें आती है, हमें नहीं आता कुछ भी। पर आता क्या, एकदम बेसिक। किसी ने स्टार्ट भी किया तो बेसिक वाले में उलझ के रह गया, उसके अंदर ही पता नहीं कहां कहां घुस जाता है कि ये पहली पीढ़ी के थे, ये दूसरी पीढ़ी के थे, ये 3rd जनरेशन 4th जनरेशन, उनमें एक एक लाइन पढ़नी होती है, ये नहीं कि पूरा उनके अंदर घुसे ही जा रहे हो। तो सारा खेल होता है कि आपको किस चीज को कितना टाइम देना है, ये नोट से नहीं पता चलता, ये क्लास लेने से आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक इजी है, कौन सा टफ है, किसको कितना टाइम देना है। ये मैं बता सकता हूं या कोई भी टीचर बता सकता है, पर खुद से आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप एग्जाम के एनालिसिस कभी करते नहीं हो, पुराने पेपर आपने कभी उठा के देखे नहीं, आपको पता ही नहीं है किस टॉपिक को कितना टाइम दिया जाए। अगर ये आपको पता चल जाता तो फिर कोचिंग की जरूरत ही कहां रहती है, बताइए। अब बात कर लेते हैं लास्ट चीज के बारे में, ये लीजिए या टाइपिंग। लोग ऐसे घबरा रहे हैं, मेरे आसपास में मैंने लोगों को देखा, उनके हाथ, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि स्टार्ट होने से पहले ही उनके हाथ ऐसे चल रहे हैं, कुछ है जो ऐसे हाथ भी कांप रहे हैं, पैर भी कांप रहे हैं, टाइपिंग हो ही नहीं रही उनसे। कोई 1300 वर्ड करके आया, कोई 1500 वर्ड करके आया, सर की स्ट्रोक की बात कर रहा हूं, कोई 1600। देखिए एसएससी ने क्लियर कट कहा था कि 2000 की स्ट्रोक्स हैं हमारे पास, ठीक है। कितने स्ट्रोक्स हैं, 2000 की स्ट्रोक्स है, और टाइम है आपके पास कितना, 15 मिनट। ये लीजिए, इतना सा काम था, ये कोई बहुत जटिल टास्क नहीं है। मैं ये कहता हूं टाइपिंग का भी आप लोगों के मन में बहुत अजीब सा है कि टाइपिंग में पास होना बहुत जरूरी है, नहीं हुए तो फेल। बात सही है, टाइपिंग में फेल हो जाओगे तो गया सारा साल गया, पर टाइपिंग में फेल होना क्यों है, बात ये आती, क्यों फेल हो जाओगे भाई। आपको जब काम ही ये करना है, आपको ऑफिस, जब भी आपकी नौकरी लगेगी आपको ऑफिस में जाके कंप्यूटर पे काम तो करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी करेगा आपकी जगह। तो ये भी कोई इतना नहीं मांग रहे आपसे स्पीड की, आपको बिल्कुल ऐसे चारों उंगलियों से आपका कीबोर्ड चलना चाहिए भाई, 2 फिंगर, ज्यादा नहीं कह रहा मैं। ये एक लेफ्ट की एक राइट की, एक एक उंगली से भी अगर आप टाइप करोगे ना तो इसकी स्पीड देखोगे तो ये आती है 27 वर्ड्स पर मिनट। ये स्पीड मांगता है पास होने के लिए, कितना, 27 वर्ड पर मिनट, और ये सिर्फ 2 उंगली से आ जाती है। बहुत सारे लोगों को ये है कि टाइपिंग सीखनी है मतलब उनके चारों फिंगर्स इधर, चारों फिंगर्स इधर, हम ऐसे ही सीखेंगे चारों उंगलियों से खट 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 खट, और बिना नीचे देखे ऊपर ही देखते देखते हम टाइप कर देंगे। ये वाली स्पीड नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। 2 उंगली से कीजिए, 4 से कीजिए, 2 से यूज कर लीजिए, 3 यूज कर लीजिए, जितना भी आपसे होता है खुद से सीखिए। ये टाइपिंग के जो सेंटर्स होते हैं वहां जाके 4 उंगली से सीखोगे तो इसके अंदर लगते हैं 4 मंथ्स। कितने लगेंगे सेट होने में, 4 महीने लगेंगे आपकी चारों उंगलियां सेट होने में। और ये जो 2 फिंगर से आप सीखोगे यहां लगेगा आपको सिर्फ 1 मंथ। कितना टाइम लगे, 1 महीना। 1 महीने में आपकी स्पीड ये आ जाएगी, और यहाँ 4 महीने में आपकी स्पीड आएगी। और दूसरा क्या होता है कि जब इससे सीखने जाते हैं तो जो आपकी नॉर्मल स्पीड है वो भी खत्म हो जाती है। पहले 4 उंगली से जब आप करोगे तो आपकी स्पीड स्टार्टिंग आएगी 10 की, यहाँ आ जाओगे आप बिल्कुल नीचे। और जबकि नॉर्मल आदमी की 15-16 तो होती है, वो 22-27 तक लाना है। थोड़ा सा कीवर्ड्स पता चल जाए कौन सा कहां रखा हुआ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस, रोज का एक पैसेज, में बहुत बड़ी बात नहीं करता, एक पैसेज रोज का, डेली एक पैसेज डेली कीजिए, आपकी टाइपिंग तैयार है। बहुत सारे लोग इस चक्कर में इस बार तो फेल हो जाएंगे, मैं कंफर्म हूं, मैंने देखा है कैसा माहौल था, लोगों से टाइप ही नहीं हो रहा। अब लोग दोष देते हैं कि कीबोर्ड खराब था, ये था, कीबोर्ड हमारा चल नहीं रहा था, हमारा कीबोर्ड चेंज नहीं। भैया मैं भी उसी सेंटर में बैठा था, मैंने भी वहीं देखा है कि स्टार्टिंग के 10 मिनट आपका होता है, ये डेमो होता है 10 मिनट, ठीक है। उसके बाद 3 मिनट आपको देते हैं रेस्ट के लिए, उसके बाद आपका 15 मिनट एग्जाम है। तो ये जो डेमो दिया था, इस डेमो में आप अपने कीवर्ड्स चेक कीजिए कि हाँ हमारा कीबोर्ड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते हो तब आप लोग कीबोर्ड यूज करते हो रिटकॉम का, सबसे बेस्ट कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ, कि घर पे प्रैक्टिस किया, सबसे बेस्ट वाला कीबोर्ड लेके आ गए। अब वहां जाते हो एग्जाम सेंटर में, वहां एकदम पप्पू कीबोर्ड मिलता है आपको, HP वाला या लेनोवो वाला, एकदम फर्जी वाला, जो बेसिक कीबोर्ड बोलते हैं हम इसको।
अब आप प्रैक्टिस इस पे करके जाओगे तो बेसिक पे आपको अजीब लगेगा, आपको लगेगा ये टाइट है या कीज वापस नहीं उठ रही है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है, टैब का बटन छोटा है या स्पेस कुछ अजीब सा है, शिफ्ट अजीब सा दिख रहा है। तो भैया इस पे प्रैक्टिस मत करो, आप प्रैक्टिस बेसिक वाले पे करो ना। जो आपको एग्जाम सेंटर में कीबोर्ड मिलने वाला, प्रैक्टिस भी उसी पे करके जाओ। आप क्यों स्पेशल कीबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करके जा रहे हैं? आपको पता है ना कि यही मिलने वाले हैं, तो इसी पे प्रैक्टिस मारो। तो सबसे बेसिक कीबोर्ड लेना आपको, सबसे बेसिक वाला, और पुराने कीबोर्ड से स्टार्ट कीजिए। लेकिन अक्षर दिखने चाहिए, नहीं कि अक्षर दिख ही नहीं रहे, इतना पुराना नहीं, नॉर्मल एकदम बेसिक वाला जो कीबोर्ड आता है उस पर प्रैक्टिस कीजिए। रोज का एक पैसेज कीजिए। आप 1 महीने के अंदर आपकी इससे ज्यादा स्पीड आ जाएगी। और स्पीड कैसे चेक करनी, हर 10 दिन में अपनी स्पीड चेक कीजिए। गूगल पे लिखिए चेक माई टाइपिंग स्पीड, और कुछ ना कुछ खुलेगा, उसको टाइप कीजिए, वो स्पीड भी बता देगा, एरर भी बता देगा, सब बता देगा आपको। तो 1 महीना लगता है, ये टाइपिंग आपका काम हो जाएगा, लेकिन डेली करना पड़ेगा आपको, भूलना नहीं है इस चीज को। तो अब देखिए आगे बात कर लेते हैं। CGL 22 हमारा हो गया है खत्म। इसके अंदर कट ऑफ की हमने बात कर ली, 270 प्लस अगर नंबर आ रहे हैं तो बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 23 की अगर बात करनी है तो जो जो कमियां यहां रही है वो मैं बता देता हूं फिर वापस आपको। पहली चीज, जीके को थोड़ा सा मैनेज कीजिए। आप पढ़ रहे हैं, नो डाउट पढ़ रहे हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी लानी पड़ेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसा आप पढ़ रहे हैं उससे काम नहीं चलने वाला। थोड़ी सी स्मार्ट कीजिए अपनी स्टडी को, किस पे कितना टाइम देना है वो चीज, करंट अफेयर्स पे और जनरल साइंस पे, इन दोनों पे थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए। और फैक्चुअल जीके को भी थोड़ा सा इजी वे में, उसको छोटा कीजिए, उसको फैलाना नहीं है, थोड़ा कम कीजिए उसको, ठीक है। और क्वेश्चंस बढ़ाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इन पे काम कीजिए। पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उन पे थोड़ा सा देखिए, उनको पढ़िए, ताकि एक बार रिपीटेशन हो। सेकंड चीज जो हमें देखी है वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का 15 दिन का कोर्स लेना ही पड़ेगा आपको, कैसे ही करके, चाहे किसी भी बुक से उठा लीजिए, लूसेंट वाली पढ़ लीजिए, कोई भी आप किताब पढ़ लीजिए कंप्यूटर की पतली सी, जिसके अंदर बेसिक सारा हो, एक बार उसको रीडिंग आपको करना पड़ेगा। चाहे क्लास ले लेंगे तो बहुत बढ़िया है, वैसे रीड कर लो तो चाहे लूसेंट ले लीजिए, मैं आपको कहता हूँ बेस्ट किताब है, ये लीजिए लूसेंट। पतली सी बुक आएगी, इतनी सी भी, वो इतनी मोटी नहीं कह रहा हूँ, पतली सी छोटे साइज के अंदर बुक आती है, फोटो में मैं डाल दूंगा लिंक में, ठीक है। इसके बाद कर लेते हैं टाइपिंग की बात। तो टाइपिंग पे भैया रोज का 1 दिन, 1 महीने में आपका तैयार हो जाएगा। ये जो टाइम है ना अभी कि जस्ट एग्जाम खत्म हुआ, नए की तैयारी करने से पहले थोड़ा जोश चाहिए, आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। तो रोज एक पैसेज टाइप मारिए, अभी तो आप सुबह शाम दोनों टाइम मारिए। जिस दिन आपके 30 आ जाए, 27 तो मांगता है, आपको अपनी स्पीड कहां तक लेके जानी है, 30 तक लेके जानी है कि हाँ 30 हमारी स्पीड आ गई, देन आप रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बुरे से बुरा टाइम भी आएगा तो 27 प्लस आप आराम से मार दोगे। ये हो गया टाइपिंग। और नेक्स्ट चीज, अब वापस बात कर लेते हैं कि ये सारी चीजें तो हमें चाहिए ही चाहिए, इनमें तो कोई इफ एल्स वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बात की कि भैया मैथ्स के अंदर बहुत सारे लोग अब मिलेंगे आपको, अभी तक नहीं बोल रहा है कोई भी, आप बोलेंगे थोड़े दिन बाद, जैसी आंसर की आएंगी वर्ड यूज करेंगे, यार क्वेश्चन तो सारे आते थे लेकिन क्या हो गया, ये लीजिए सिली मिस्टेक, ये बहुत बड़ा वर्ड है, और ये सिली मिस्टेक आपकी नौकरी खा जाएगा। नौकरी आने वाली थी, सिली मिस्टेक हो गई, नौकरी गई। तो ये मैथ्स के अंदर जो सिली मिस्टेक्स है इसको अवॉइड करना है। ये अवॉइड कैसे होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैथ्स के अंदर टफ 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 क्वेश्चंस, भयंकर टफ, ये लीजिए टफ, टफर, टफेस्ट, ऐसे क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे मैंने देखे हैं, फैकल्टीज भी हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, वो भैया भयंकर भयंकर वाले क्वेश्चन लाती है और बच्चों को खराब करती है कि इस बार तो ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा। और क्वेश्चन आप देखते हो तो कैसा आता है, बिल्कुल बेसिक आता है। तो इन क्वेश्चंस के चक्कर में मत पड़िए, पहले आप अपना बेसिक तैयार कीजिए। सबसे पहला काम क्या है, बेसिक को मजबूत कीजिए। बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए और इजी टू मॉडरेट, ये क्वेश्चंस पे आप पहले काम करेंगे। ये जब आपके बिल्कुल तैयार हो गए, प्रैक्टिस हो गई फुल, सब कुछ आपको बेसिक का क्वेश्चन आ जाए, इजी टू मॉडरेट कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल अच्छे से 100% आपसे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एरर्स जो आप एरर्स करते हैं या सिली मिस्टेक करते हैं, ये 0 पे लानी पड़ेगी आपको। एक भी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होगी। और ये काम कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओगे और इजी वाले क्वेश्चंस, मॉडरेट वाले क्वेश्चंस पे फोकस करके करोगे काम, तो सिली मिस्टेक्स आपके बिल्कुल 0 होने लग जाएगी। ये वाले काम करने के बाद जब ये सब हो जाए, आपको सारी चीजें समझ में आ गई, देन आप इनकी तरफ मूव कीजिए। ये नहीं कि पहली क्लास से ही आप टफ वाले क्वेश्चन ढूंढने लग जाते हो कि ये क्वेश्चन मुझे। अब नंबर सिस्टम की बात कर लूं मैं, देखिए नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है, मैं कहता हूं आपको, जो लोगों को गलत फहमी है कि ये सबसे इजी टॉपिक होता है, जबकि मैं कहता हूं कि नंबर सिस्टम सबसे टफ है।
टफेस्ट अगर कोई चैप्टर है हमारा मैथ्स के अंदर तो वो नंबर सिस्टम है। यहां से ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं कि आपको हवा ना लगे, या फिर दिखने में आपको एकदम आसान लगेगा कि अभी कर दूंगा, टाइम जब 10 मिनट निकल जाता है तब लगता है अरे 10 मिनट तो गए हमारे, क्वेश्चन तो अभी भी नहीं हुआ। तो इसके टफ क्वेश्चंस को आपको अवॉइड करना है। इससे अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो आप करेंगे, टफ क्वेश्चन आता है तो छोड़ दो। ये मैं क्लास के अंदर बताता रहता हूं कि कौन से इसके ईजी हैं, कौन से टफ है। क्लासेस देखना, आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। फिर बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर क्या हो रहा है, हल्का सा बैंकिंग टच ले आया है। देखिए इसी पेपर, पहले ही पेपर में थोड़ा थोड़ा आ रहा था पर इसमें क्लियर कट कर दिया है। जो बैंकिंग की रीजनिंग है वो टच आ गया अब इसके अंदर। तो बैंकिंग वाली जो असर्शन रीजंस होता है, अजम्पशंस होता है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, वो आपको करनी पड़ेंगी। अब सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस भी आने लग गए, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं। मैट्रिक्स वाले जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 वर्ड लिखे हैं, यहाँ 3 वर्ड लिखे हैं, यहाँ 3 वर्ड, ये वाला खाली है, बताइए कौन सा होगा। अब ये क्वेश्चन अगर इजी वे में आपसे हो जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लो, स्क्वायर क्यूब करके देख लो, अगर 1 मिनट तक आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो भैया स्किप करो। बहुत सारे लोग हैं 10-10 मिनट दे देते हैं फिर भी आंसर नहीं आता, लास्ट में तुक्का मार के आते हैं कि यार इतना टाइम दे दिया, खाली तो नहीं जाने देंगे इसको, कुछ ना कुछ तो मारेंगे, और वो गलत और होता है। 10 मिनट वैसे गए, 1 नंबर और खा गया तो कितना नुकसान कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन पता होने चाहिए, टफ होते हैं, इनको छोड़ना भी आना चाहिए। 1 मिनट में हो रहा है ठीक है, छोड़ो स्किप, ये प्रैक्टिस में आएगा। तो CGL 23 के लिए मैं आपका वेलकम करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो और आपको लगता है मेरे साथ जुड़ के आपकी तैयारी बहुत बेस्ट से बेस्ट होगी तो प्लीज जुड़िए, और डेली हम एक वीडियो लाएंगे और टॉपिक्स वाले जो वीडियो है वो हम लगातार अपलोड करते रहेंगे। मैथ स्टार्ट करेंगे, साथ में मैं चाहूंगा मैं आपको कंप्यूटर भी पढ़ा दूंगा अगर आपकी रिक्वेस्ट रहेगी तो। लेकिन अच्छे से पढ़िए, जो एग्जाम हो गया दैट्स इट, नई की तैयारी में लग जाए। आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं, जो भी मार्क्स बन रहे हैं, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है जब तक आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे। अगर रिजल्ट आ जाता है CGL 23 के प्री से पहले, आपको जॉब मिल जाती है और जो आपकी इच्छा वाली पोस्ट है वो मिल गई, देन आप पढ़ाई रोक दीजिए, अदरवाइज आपको कंटिन्यू रहना है, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट सेशन के लिए, फिर मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।